हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एनएक्सएस फेयर पे। और आधुनिक इतिहास में हम पढ़ रहे थे यूरोपियंस का भारत में आगमन। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि आप सब इस लेक्चर को देखने से पहले हमारे पीछे के 4 लेक्चर को जरूर कवर करें, तभी आप सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, आप सबके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में कि हमने अभी तक क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था अपने लेक्चर नंबर 1 में, बैकग्राउंड यानी कि यूरोपियंस भारत क्यों आए थे उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर हम अपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था पुर्तगालियों के बारे में कि वो क्यों भारत आए थे। फिर हमने जाना था डचों के बारे में अपने अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और डेन्स के बारे में। और आज के हम अपने लेक्चर नंबर 5 में क्या जानेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि आखिरी कंपनी थी भारत आने वाली। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अराइवल ऑफ फ्रेंच यानी कि जो फ्रेंच की कंपनी थी उनका भारत में आगमन कैसे हुआ उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। फिर आगे कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच कंपनी यानी कि फ्रेंच कंपनी की जो स्थापना थी वो कैसे हुई थी, उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पे जानेंगे कि फ्रेंच कंपनी का पतन, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ था, ये जानेंगे। और फिर हम तीसरे नंबर पे जानेंगे कि फ्रेंच कंपनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स। तो सबसे अंत में हम इनके बारे में जानेंगे। ओके, तो देखिए, ये जो फ्रेंच की कंपनी थी इनकी स्थापना आखिर कैसे हुई थी वो जानते हैं। तो इतना तो हमने जान लिया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे अंतिम कंपनी थी, सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी थी जो कि भारत आती है। तो देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी जो कि 1498 में बनती है और वो 1498 में ही भारत आ जाती है और फिर 1500 में उनकी यहाँ पे फैक्ट्री भी स्टैब्लिश हो जाती है। फिर हमने डच के बारे में जाना था कि 1602 में उनकी कंपनी बनती है, 1605 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भारत के मसूलीपट्टनम वाले रीजन पे स्टैब्लिश कर लिया था। फिर हमने ब्रिटिश के बारे में जाना कि 1600 में उनकी कंपनी बनती है, 1608 में वो भारत आते हैं और 1611 में मसूलीपट्टनम वाले रीजन में ही उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है। फिर हमने डेन्स के बारे में जाना कि डेन्स जो है वो 1616 में उनकी कंपनी बनती है, 1620 में वो भारत आते हैं और उसी समय उनकी फैक्ट्री भी भारत के त्रांकूवर तमिलनाडु वाले रीजन में स्टैब्लिश हो जाती है, स्थापित हो जाती है। अब हम जानेंगे सबसे अंतिम जो यूरोपियन कंट्री थी भारत आने वाली उसके बारे में। तो देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये भारत आने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी थी, द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू केम टू इंडिया, सबसे अंत में आने वाली। अब देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे एक रूलर होते हैं लुईस 14, ये यहाँ के शासक होते हैं। इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है कोलबर्ट। ओके, और इन्हीं के दिमाग में आइडिया आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करने की। तो होता क्या है कि जो कोलबर्ट थे वो अपने रूलर के पास जाते हैं, अपने राजा के पास जाते हैं और एक आइडिया अपना रखते हैं, सजेस्ट करते हैं उन्हें कि क्यों ना हम भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह एक कंपनी स्टैब्लिश करें जो कि क्या करे, ईस्ट के अलग अलग रीजन में जाकर ट्रेड करे, व्यापार करे और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह हम भी क्या करें, प्रॉफिट गेन करें व्यापार के थ्रू। ये आइडिया ये लुईस 14 के आगे रखते हैं। लुईस 14 को भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और इसी तरीके से इन्होंने एक कंपनी को स्थापित किया, फाउंडेशन रखा जिसका नाम ये रखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और ये कब बनती है? ये बनती है 1664 में, 1664 में। ओके, अब देखिए, ये फिर कंपनी थी कैसी? तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ये एक सरकारी कंपनी थी। देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी? वो एक प्राइवेट कंपनी थी। डच के बारे में भी देखा था हमने कि वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के शेयर्स थे उसमें। लेकिन ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, ये एक फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी। और वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने इसे 50 साल की मोनोपोली दी थी, यानी कि 50 सालों का एकाधिकार दिया था कि इनके अलावा कोई भी दूसरी कंपनी फ्रांस की तरफ से भारत और प्रशांत महासागर वाले रीजन पे, इंडिया और पैसिफिक ओशन वाले रीजन पे ट्रेड नहीं करेगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही 50 सालों तक वहाँ पे ट्रेड करेगी। ये इन्हें मोनोपोली दिया, वहाँ की रूलर ने एक एकाधिकार दिया। ओके, अब देखिए क्या होता है।
अब इनका जो पर्पस होता है, ये सोचते हैं कि हम पहले जो केप ऑफ गुड होप के बगल में मैदागास्कर वाला रीजन है वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बसाएंगे और वहाँ से आगे ईस्ट की तरफ डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट ईस्टर्न कंट्रीज़ में क्या करेंगे, अपनी नेवल एक्सपेडिशंस करेंगे और ट्रेड करेंगे। ये इनका प्लान था और ये ऐसा करते हैं, वहाँ पर मैदागास्कर वाले रीजन पे वहाँ पे बस जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनके ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, दूसरी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं जो वहाँ पर पहले से स्टैब्लिश्ड होती हैं और ये वहाँ पर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से अपनी कॉलोनीज़ को नहीं बसा पाते हैं और ठीक तरीके से स्टैब्लिश नहीं होते हैं, ये फेल हो जाते हैं मैदागास्कर वाले रीजन पे। अब इनका प्लान होता है कि चलो अगर हम यहाँ सफल नहीं हुए तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये फिर से नेवल एक्सपेडिशन पे आगे भारत की तरफ निकलते हैं। और उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते हैं फ्रैंकोइस कैरन और 1667 यानी कि 1667 में ये भारत पहुंचते हैं। कौन से रीजन में? सूरत वाले रीजन पे। और वहीं पे ये क्या करते हैं, अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश करी गई? 1667 में। कहाँ पे? सूरत वाले रीजन पे। तो थोड़ा हम इसे मैप से देख लेते हैं। देखिए ये है गुजरात और गुजरात में ही सूरत वाले रीजन पे इन्होंने पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और किनके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे अंत में भारत आने वाली कंपनी बनी। यहाँ के एक शासक थे लुईस 14 और इन्हीं के एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है कोलबर्ट। इन्हीं के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह एक कंपनी को स्टैब्लिश करें, ताकि उनकी तरह हम भी क्या करें, ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, ईस्टर्न रीजन में जाएं और ट्रेड करें और प्रॉफिट कमाएं। और ये आइडिया ये लेके जाते हैं वहाँ के शासक के पास, लुईस 14 के पास। लुईस 14 को भी ये आइडिया पसंद आता है और इस तरीके से इन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम इन्होंने रखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1664 में बनके तैयार हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से ये ट्रेड करना फिर ये ट्रेड करते हैं और इनका सबसे पहले प्लान क्या होता है कि ये मैदागास्कर वाले रीजन में रहेंगे और वहाँ से ये डिफरेंट जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जो ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे अपने नेवल एक्सपेडिशंस करेंगे और प्रॉफिट करेंगे, ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या होता है कि मैदागास्कर वाले रीजन पे ऑलरेडी इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ पहले से ही स्टैब्लिश होती है और ये वहाँ पे ठीक तरीके से जम नहीं पाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, फिर भी वहाँ पे ये स्थापित नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो फिर से आगे निकलते हैं भारत की ओर और फिर ये सूरत वाले रीजन पे फ्रैंकोइस कैरन, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते हैं, वो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और इन्हें 50 साल का एकाधिकार मिल जाता है वहाँ के शासक के द्वारा। इतना हमने जान लिया। फिर हम आगे देखते हैं कि 1669 में क्या होता है कि फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा ही दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी जाती है। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम वाले रीजन पे, मसूलीपट्टनम वाले रीजन पे। और देखिए इसका ये परमिशन किससे लेते हैं? ये लेते हैं सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा उस समय क्या होता है, गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी होती है और वहाँ के जो रूलर होते हैं उनका नाम होता है कुतुब शाह। कुतुब शाह इससे ये आदेश लेते हैं, परमिशन लेते हैं और इस तरीके से ये मसूलीपट्टनम वाले रीजन में क्या करते हैं, दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। और इसमें इनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं मरकारा, जो कि एक फारसी व्यक्ति होता है, उसके हेल्प से ये यहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए जरा मैप से देख लेते हैं। देखिए ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन और इसी में मसूलीपट्टनम वाले रीजन पे इनकी क्या होती है, दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है। सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट हो जाता है किनके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा ही। तो इस तरीके से इन्होंने दो फैक्ट्री भारत के अंदर स्टैब्लिश कर ली, पहली 1667 में 1667 में सूरत वाले रीजन में और दूसरी 1669 में जो कि 1669 में कहाँ पे, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे क्या होता है, 1673 में ये क्या करते हैं, चंद्रनगर वाले रीजन में क्या करते हैं, टाउनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए और इसकी परमिशन किससे लेते हैं? जो वहाँ पे क्या होता है, मुगल का शासन चल रहा होता है, यहाँ पे औरंगजेब का शासन चल रहा होता है, क्योंकि उस समय तो मुगल एम्पायर था पूरे भारत में। और औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1658 से लेके 1707 तक और उन्हीं के अंदर एक सूबेदार काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है शाइस्ता खान। उसी से ये परमिशन लेते हैं
और कलकत्ता के चंद्रनगर वाले रीजन पे ये क्या करते हैं, टाउनशिप स्टेब्लिश करते हैं। हालांकि आगे चल के ये चंद्रनगर वाले रीजन पे 1692 में क्या करते हैं, फोर्टिफिकेशन भी करते हैं। इस समय ये फोर्ट भी बनाते हैं और आगे चल के 1692 में ये वहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी करते हैं, यानी कि किला बंदी करते हैं, किला बंदी करते हैं शाइस्ता खान से परमिशन लेके 1673 में। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे की कहानी ये होती है कि जो मसूलीपट्टनम वाले रीजन में जो फैक्ट्री स्टेब्लिश होती है इनकी, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और वर्कर्स की फैमिली के रहने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो ये फ्रैंकोइस मार्टिन थे, इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जगह हो जहाँ पे क्या हो, ये जो मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी फैमिली के रहने के लिए भी जगह हो। तो ये पौंडीचेरी वाला जो रीजन था ये इन्हीं के द्वारा फाउंड किया जाता है। किनके द्वारा, फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि पौंडीचेरी जो था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो वो था फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। तो उनकी फैमिली के रहने के लिए, वर्कर्स की फैमिली के रहने के लिए इन्होंने पौंडीचेरी को क्या किया, फाउंड किया और यहाँ पे उनकी फैमिली बसती है। और आगे चल के पौंडीचेरी वाले रीजन पे जो फ्रैंकोइस मार्टिन होते हैं बहुत डेवलपमेंट का काम करते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से आगे चल के इनकी इसी काम को सराहना देती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ये गवर्नर भी बन जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। आगे हम बात करते हैं कि इनके और भी अलग अलग इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहाँ कहाँ थे। तो देखिए कहाँ कहाँ थे, माहे वाले रीजन में, कराईकाल वाले रीजन में, बालासोर वाले रीजन में, कासिम बाजार वाले रीजन में और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन में। तो देखिए दूसरी फैक्ट्री हमने देख ली। फिर हमने बात करी किसकी, जो ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे चंद्रनगर, यहाँ पे चंद्रनगर में इन्होंने क्या किया, टाउनशिप एस्टेब्लिश करी, फोर्ट किले भी बनवाए और आगे चल के क्या किया, यहाँ पर उस किले की किलाबंदी भी करते हैं। किलाबंदी कब करते हैं, 1692 में। ओके, फिर ये जो पुडुचेरी पौंडीचेरी वाला जो रीजन है, यहाँ पर इसको किसने फाउंड किया, इसको फाउंड किया फ्रैंकोइस मार्टिन ने। फ्रैंकोइस मार्टिन ने कब, 1674। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें देख ली कि पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, पहली फैक्ट्री जो था वो 1667 में, दूसरी फैक्ट्री 1669 में, 1669 में। फिर चंद्रनगर बंगाल में जो है इन्होंने अपना टाउनशिप एस्टेब्लिश किया कब, 1673 में, और आगे चल के इन्होंने वहाँ की किलाबंदी भी की 1692 में। फिर 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पुडुचेरी को जो है वो क्या, पौंडीचेरी को जो है क्या किया जाता है, खोजा जाता है, ताकि जो मसूलीपट्टनम की फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी फैमिली इजीली वहाँ पे रह सके। और जो अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जैसे कि माहे, कराईकाल, बालासोर, कासिम बाजार, इन सारे रीजन पे भी इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करी। ओके, डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच यानी कि फ्रेंच का पतन। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पतन था उसका सबसे बड़ा रीजन था वॉर यानी कि युद्ध। तो देखिए डच और फ्रेंच इन दोनों के बीच में लगातार कन्फ्लिक्शंस, लगातार संघर्ष चल रहा था और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि डच जो है वो भारी पड़ रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और इसी का रिजल्ट हुआ, इसी का परिणाम हुआ 1693 में डचों ने क्या किया, उनके पौंडीचेरी वाले रीजन को अपने कब्जे में ले लिया, कैप्चर कर लिया। और देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि पौंडीचेरी इनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था फ्रैंकोइस मार्टिन ने, फ्रैंकोइस मार्टिन ने। और इसी के लिए आगे चल के इन्हें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर भी बनाया गया था। फिर इन्होंने क्या किया था, पौंडीचेरी वाले रीजन को ही अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। तो आप समझ सकते हो इसी से कि वो किसी कंपनी का हेडक्वार्टर था, तो ये रीजन इनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और डचों ने क्या किया, इसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर आगे चल के क्या होता है कि इनकी जो फैक्ट्री होती है पहली वाली सूरत में जो इन्होंने स्टैब्लिश की थी 1667 में, 1667 में, वो भी बंद हो गई। और फिर 1669 में जो 1669 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश वाले रीजन में इन्होंने जो दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, और ये दोनों फैक्ट्री किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा। तो ये दोनों फैक्ट्री क्या हो गई, धीरे धीरे करके बंद हो गई, क्योंकि इनका पतन हो रहा था धीरे धीरे, इनके पास फंड ही नहीं थे वो सब चीज़ें चलाने के लिए। फिर क्या होता है 1697 में एक ट्रिटी होती है डच और फ्रेंच के बीच में, और जो उन्होंने पौंडीचेरी वाला रीजन अपने कब्जे में लिया होता है वो ट्रिटी ऑफ रिजविक, ट्रिटी ऑफ रिजविक के थ्रू इन्हें वापस कर देते हैं पौंडीचेरी वाले रीजन को। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, फिर से अपने पौंडीचेरी वाले रीजन को पुनः स्थापित किया।
अब देखिए 1706 में क्या होता है, 31 दिसंबर 1706 में जो इनके एक गवर्नर होते हैं जिन्होंने क्या किया था, पौंडीचेरी को फाउंड किया था, फ्रैंकोइस मार्टिन, इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने हमने पहले भी पढ़ा था कि पौंडीचेरी में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया था, और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया था कि पौंडीचेरी आगे चल के हेडक्वार्टर भी बन गई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, और भी बहुत सारे इन्होंने वहाँ पे काम करे थे। चंद्रनगर जो बंगाल वाला जो रीजन था, वहाँ पे जो टाउनशिप इन्होंने बसाया था, प्लस में क्या किया था, वहाँ पर किलाबंदी का भी काम करवाया था। तो बहुत सारे काम इन्होंने फ्रैंकोइस मार्टिन ने करवाया था। तो इनकी जो मृत्यु होती है ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फिर आगे चल के क्या होता है कि इंटरफेरेंस बढ़ने लग जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, भारतीयों के जो आंतरिक मामले होते हैं उनके आंतरिक मामले में इंटरफेरेंस क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ने लग जाता है। प्लस में और क्या होता है, जो वहाँ की फ्रांस की जो क्या थे, वहाँ के जो रूलर थे, वहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको, शासक थे, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। वो जो है वो यूरोप में जो कन्फ्लिक्शन चल रहे होते हैं, उसी के जो संघर्ष चल रहे होते हैं, उसी में वो बिजी होते हैं। वो ज़्यादा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो उन्हें फंड चाहिए थी या फिर जो भी उन्हें मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को थी, वो सपोर्ट वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का। तो देखिए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इनके पतन का कारण था। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, वॉर जो है वो सबसे बड़ा रीज़न था। किसके किसके बीच में, डच एंड फ्रेंच, इन दोनों के बीच में जो वॉर थी, जो संघर्ष था, जो कन्फ्लिक्शन था, ये सबसे बड़ा रीज़न था इन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पतन का। और इसी वॉर का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि ये लोग पौंडीचेरी वाले रीजन को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब ले लेते हैं, 1693 में। और धीरे धीरे करके इनकी जो फैक्ट्री होती है सूरत और मसूलीपट्टनम वाले रीजन में, वो भी फैक्ट्री इनकी बंद हो जाती है। और क्या होता है, 1697 में इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ रिजविक। इस ट्रीटी के तहत इनके जो पौंडीचेरी वाला जो रीजन होता है वो डच इन्हें वापस कर देते हैं और यहाँ से ये फिर से इसे स्थापित कर लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है कि 1706 में, 31 दिसंबर 1706 में जो इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर होते हैं फ्रैंकोइस मार्टिन, जिन्होंने पौंडीचेरी को फाउंड किया था, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया होता है वहाँ पे। फिर और क्या होता है कि ये भारतीयों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, उनके इंटरनल अफेयर्स में इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ये भी एक रीज़न होता है इनके पतन का। और क्या होता है कि जो वहाँ की फ्रांस के जो रूलर थे, जो शासक थे, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो हमेशा जो वॉर चल रहा होता है यूरोप में, उसी में बिजी होते हैं और बहुत ज़्यादा फंड और जो मिलिट्री सपोर्ट इन्हें चाहिए थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो बहुत ज़्यादा इन्हें प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था उनके पतन का। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जिनका नाम था जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, इनके बारे में। देखिए ये आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में तो और बहुत सारे गवर्नर थे। यही क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे, ये इसलिए इतने इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्यों थी, देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत क्यों आई थी, उनका पर्पस बस इतना ही था कि वो क्या करे, ट्रेड करे और ट्रेड करके, व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, प्रॉफिट गेन कर सके। लेकिन जो जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स थे, इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि ये साम्राज्य का विस्तार करे, एम्पायर को क्या करे और ज़्यादा एक्सपैंड करे। तो इसलिए इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए होता क्या है कि 1742 में ये क्या बनते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बन जाते हैं 1742 में। फिर क्या करते हैं, एक प्रकार की जो सहायक संधि होती है उसकी शुरुआत की जाती है फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स के द्वारा। तो जो इंट्रोडक्शन होता है सहायक संधि का, वो किसके द्वारा किया जाता है, और टाइप ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वो किया जाता है फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स के द्वारा। देखिए हम जब आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और जब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को जानेंगे, तब हम सहायक संधि जो सब्सिडियरी अलायंस है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि किसने शुरू किया, कैसे कैसे ये चीज़ें, ये नीति को अपनाया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन एक टाइप का जो सब्सिडियरी अलायंस होता है उसका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा किया गया, जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स के द्वारा किया गया। ओके, तो देखिए ये चीज़ें हो गई। अब जैसे कि हमने अभी बात किया कि इनकी जो व्यापार की और राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और एक और यूरोपियन कंट्री थी जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और व्यापार की जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ज़्यादा थी, और वो कौन थे, वो थे अंग्रेज, वो थे ब्रिटिश।
तो क्या थी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शंस हुए, अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुई और इसी का रिजल्ट, इसी का परिणाम क्या हुआ, 3 कार्नेटिक वॉर, 3 कार्नेटिक युद्ध। इसी का परिणाम हुआ 3 कार्नेटिक युद्ध। तो इस तरीके से अब ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।